नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर का ये चौथा पार्ट है। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और या फिर वीडियो के लास्ट में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चरकुला नृत्य किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि चरकुला नृत्य कहाँ पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन सी, ब्रजभूमि में। दोस्तों इसके बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ। चरकुला नृत्य जो होता है, इसमें क्या होता है, रथ का जो पहिया होता है, रथ का पहिया, उसे स्त्रियाँ अपने सिर के ऊपर रखती हैं और उसके ऊपर कई सारे घड़े रखती हैं। ठीक है, उसके ऊपर कई सारे घड़े रखती हैं और उसके बाद उसे डांस को परफॉर्म करती हैं। तो उसे ही चरकुला नृत्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में नहीं पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उन्हें अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिए, पेपर में आपको एज इट इज़ वही मिलने वाले हैं। इसीलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे जब डेट आएगी। तो अभी से तैयार करेंगे तो ही आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि सीट कोई बहुत ज़्यादा 1000-2000 सीटें नहीं है कि आप उसमें फाइट कर पाएंगे। यहाँ आपका जो सामना होगा बहुत ही अच्छे लड़कों से होगा। इसीलिए आप इन क्वेश्चन को और बाकी और भी जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें तैयार करते चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। सोनभद्र में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, बांदा में भी पाया जाता है, गोरखपुर में नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ कि ये भारत के कुल एरिया के क्षेत्रफल कितना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ये भारत के क्षेत्रफल में कितना हिस्सा रखता है यूपी। तो वो है 7.33% का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद हो रहा है तो आप याद कर लीजिए 7%, तो भी आप आंसर टिक कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर आप ये एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज़ कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया में चौथे नंबर पे आता है, 4th पोजीशन पे आता है। इसके पहले आपका है एक राजस्थान है सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश है, फिर है आपका महाराष्ट्र है MH, और उसके बाद चौथे नंबर पे है आपका यूपी। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको क्रम याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाता है? तो किस जिले से किया जाता है? ऑप्शन सी, गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है। विंबलडन 2018 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल में जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं आपको उन सभी के आपको याद होने चाहिए कि पुरुष एकल और महिला एकल दोनों में किसने जीता है, या युगल में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा पार्ट 5, उसमें मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, कौन सा जिला है ये दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। इसके बारे में और एक जानकारी ले लीजिए कि इसके बाद जो क्रम होता है, क्रम याद कर लीजिए। इसके बाद है आपका सोनभद्र, ठीक है, पहले है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, और उसके बाद है आपका हरदोई। ठीक है, ये 3 याद कर लीजिए। इसमें कई बार सेकंड वाले का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन क्रम याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने किया? ऑप्शन ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसे भी टिक कर लीजिएगा। नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इस चारों ही कवि जितने हैं इम्पॉर्टेंट हैं रचनाकार, तो उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ।
हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी ये भी लिख लीजिए। एक रत्नावली और दूसरी है आपकी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं इनकी रचनाएं, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और आपका जो पाणिनि थे इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगर प्रीवियस में आता है पुराने काल के रचनाकारों के नाम तो उनमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट जो है संस्कृत व्याकरण की ये पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की। फिर कल्हड़ ने क्या लिखी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, रास तरंगिणी। आप लोगों को पता होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो ये चारों चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दीवान-ए-कोही विभाग किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये कृषि से रिलेटेड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस चीज़ से था ये भी ध्यान कर लीजिएगा, कृषि से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या थे? ये पल्लव शासक थे। कई बार आपको साउथ इंडियन जो शासक थे उनके नाम देता है और वंश पूछता है, तो आपको बताना होगा कि ये पल्लव वंश थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था? और ये पूरी लाइन ऐसे थी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये कहा था बीजीटी ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। कहाँ पे कहा था? लखनऊ अधिवेशन में कहा था, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर नर्म दल और गर्म दल दोनों एक हो गए थे फिर से, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये लोग अलग कब हुए थे? नर्म दल और गर्म दल दोनों अलग कब हुए थे? ठीक है, मिले तो थे 1916 में, लेकिन अलग कब हुए थे? ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोग अक्सर गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? ऑप्शन सी, JB कृपलानी। जबकि 1946 तक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये 1946 तक थे, तो इसीलिए बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में इनको भी टिक लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं थे। उसने पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो कौन थे? JB कृपलानी थे, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध वो 1191 में लड़ा गया था, तो द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 92 में लड़ा गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब डिटेल में क्या है कि ये किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे, और जो 1192 हुआ था इसमें पृथ्वीराज हार गए थे, हार गए थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, और किन के बीच में लड़ा गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। प्रकाशित करने वाले कौन थे? उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम था जुगल किशोर, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे तो थे कानपुर के, ये याद करने वाली बात नहीं है, मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, ये कानपुर के थे, लेकिन इन्होंने इस अखबार की जो प्रकाशित किया था वो कलकत्ता से किया था, ठीक है, कलकत्ता से किया था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जुगल किशोर थे, कलकत्ता से प्रकाशित किया, क्या नाम था? उदंत मार्तंड, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं पॉलिटी में, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। 2-3 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहेंगे, वो दोनों तीनों अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो लगभग इनसे क्वेश्चन जरूर ही फंसेगा, 100% चांस रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42वां संशोधन। और दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कब पारित किया गया था? तो ये था 1976 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट 42वां संशोधन। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और आप नोट कर लीजिए कि ये मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल 51 के का में आता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड इतना ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो किस में किया गया है? ऑप्शन डी 110 आर्टिकल में। अब धन विधेयक के बारे में एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। धन विधेयक जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और वहीं पारित भी होता है। ठीक है, और ये किसकी अनुशंसा पर होता है? राष्ट्रपति की अनुशंसा पर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी आज्ञा देते हैं और उसके बाद फिर लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, ये किनके द्वारा निर्णय लिया जाता है? ये लोकसभा स्पीकर, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने दोस्तों क्वेश्चन ये आपको बताया है, तो ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो किससे जुड़ा हुआ, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल, ये है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का में आता है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट 19 ही लिखा रहता है, लेकिन अगर कभी 19 का ऐसा दे दे तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये का में आता है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा द्वैत शासन को दोस्तों डुअल गवर्नमेंट भी बोला जाता था, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कब लाया गया? ये लाया गया ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 22, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। जबकि अगर ये तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है इसलिए हमने अरुणाचल प्रदेश लगाया। वैसे बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। चूँकि यहाँ ऑप्शन में नहीं था तो इसीलिए हमने अरुणाचल प्रदेश उसके बाद वाले को लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ये दोस्तों करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 6, कहिए उससे भी ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, 5 से 6 तो मैं कम बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो आप लोग इनको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, इंडियन बैंक हो जाएगा। इन पे ही जुर्माना लगा है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर है तो कौन सा है? आप लोगों सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, आयकर, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, ये है। बाकी चीज़ें क्या हैं? ये अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर। दोस्तों इन तीनों को भी याद कर लीजिए कि ये क्या है, आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि ये इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो क्वेश्चन में पूछे कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। ठीक है, तो तीनों को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मीथेन। दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड कई चीज़ें बताई थी, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनका क्रम ज़रूर याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा पेपर में। सबसे ज़्यादा जो होता है ग्रीन इफेक्ट
ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है वो जलवाष्प का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद आपका होता है मीथेन गैस जिसे CH4 भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ओजोन गैस जिसे O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता ही है कि मीथेन यहाँ पे है ही, तो ये हो जाएगा आपका। अगर कोई ऑप्शन होता तो ये मीथेन ना होता, जलवाष्प होता या CO2 होता या ओजोन होता, तो आप उसे भी लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन है? ये हैं आपके ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है ऑप्शन बी, जून और जुलाई में, ठीक है। इन दोनों में बोई जाती है। इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। खरीफ की फसल आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसे चाहे रटिए चाहे ट्रिक से याद करिए, लेकिन याद कर लीजिए कि खरीफ में कौन कौन से आते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ठीक है। ये सारे हैं, और भी हैं, इतने आप लोग याद कर लीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं कि खरीफ फसल ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चना। बाकी सभी नकदी फसल हैं। आपका गन्ना भी नकदी फसल में आता है, कॉफ़ी भी और तंबाकू भी आता है, ठीक है। चुकंदर किस प्रकार की फसल है? तो किस प्रकार की फसल है? यह ऑप्शन बी, द्विवर्षीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। FTP का पूरा नाम, मतलब कि FT और P का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक फुल फॉर्म और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमुख राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला पता करना है। ऑप्शन ए देखते हैं, चलिए पहले। छऊ झारखंड। दोस्तों ये छऊ पाइका के भी नाम से फेमस है, छऊ पाइका। तो अगर कहीं पे ऑप्शन में छऊ पाइका हो या छऊ हो तो आप दोनों एक ही बात समझिएगा। ये कहाँ का है? झारखंड का है, बिल्कुल सही है। पंथी आपका छत्तीसगढ़ का, ये भी सही है। बिहू आपका असम का, ये भी सही है। कथकली कहाँ है? उत्तर प्रदेश का, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और पूछा भी यही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? ये है आपका केरल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को। और ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन बी, 1948 में। जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 में हुई थी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये अक्सर घूम घुमा के क्वेश्चन कभी आयोग के बारे में पूछता है, कभी विभाग की। तो विभाग आपका हुआ था 1954 में। ये ज़रूर दोनों डेट याद कर लीजिएगा, घूम घुमा के इन्हीं में से पूछता है, ठीक है। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1998 में, ऑप्शन ए, 1998 में किया गया था दोस्तों। तब किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी की सरकार थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी। तो ये दूसरी बार किया गया था तब पोखरण में हुआ था। अभी एक मूवी भी आई थी पोखरण की, परमाणु मूवी का नाम था। उसमें पोखरण से उसी समय की मूवी के बारे में दिखाया गया, पृष्ठभूमि जो है उसी समय की दिखाई गई है। तो वो था, और इसका नाम दिया गया था पोखरण 2। इस जो अभी मिशन था इसका नाम रखा गया था पोखरण 2, ठीक है। और इसका नाम एक और था, इसका दूसरा नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पोखरण 2 था ये, और पोखरण 1 भी हुआ था, ठीक है। पोखरण 1 हुआ था वो कब, किसके समय में हुआ था? वो हुआ था
1974 में। और तब किसकी गवर्नमेंट थी? तब थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लो आप ध्यान दीजिएगा। इससे मेरा ये जो गवर्नमेंट का नाम बताने का मकसद बस इतना ही है कि जिससे आप लोगों को ये क्लियर रहे कि इंदिरा गांधी ने कराया था तो इसका मतलब थोड़ा पहले का हुआ होगा, जबकि अटल बिहारी की गवर्नमेंट बाद में बनी है। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आप भूल भी जाएंगे तो ये पता रहेगा किसकी गवर्नमेंट में हुआ था, ये कौन उस समय पीएम थे, तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पोखरण फर्स्ट 1974 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों ही कहाँ हुए थे? पोखरण में हुए थे। और पोखरण कहाँ है आपका? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्न कंपनियों के मुख्यालय के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? ये हो जाएगा वॉलमार्ट का अमेरिका, बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा भी था कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म? ये होगा सही सुमेलित है, ठीक है। नोकिया दक्षिण कोरिया गलत, लेनोवो का जापान गलत, सैमसंग का फिनलैंड गलत। अब मैं आपको बता देता हूँ नोकिया का क्या है। नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ये है फिनलैंड में, ठीक है, फिनलैंड में है। लेनोवो का कहाँ पे है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा बाहर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इनका हेडक्वार्टर है चाइना में। और सैमसंग का जो है आपका, जिसका आप मोबाइल आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे, ये है आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये भारत में नहीं आता, ये नेपाल में आता है। अक्सर लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं। एवरेस्ट हिमालय पर्वत की चोटी ज़रूर है सर्वोच्च चोटी, लेकिन वो नेपाल में स्थित है, ना कि इंडिया में। बात कर रहा है यहाँ पे भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, कंचनजंगा, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ये किस में स्थित है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, अलास्का की धारा। ये क्या है? आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। जलधारा के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आपकी ठंडी जलधारा हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इरावती किस देश की मुख्य नदी है? तो किस देश की मुख्य नदी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए, म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वेब वंडर वुमेन अभियान लॉन्च किया? तो ये किसने किया? ये किया ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। और ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। नहीं, इतना तो याद नहीं रहेगा, और ना ही ये पूछेगा कि किसने किया है, वो और भी डिटेल में पूछ सकता है। तो ये इसलिए किया गया है, इसका जो मीनिंग है कि ये सोशल मीडिया पर जो सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा चला रहे हैं लोग, वेब वंडर वुमेन मतलब जो महिलाएं सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पर वो क्या कर रही हैं काम, महिलाओं के लिए स्पेशल है। तो वो सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा चला रही हैं, मतलब वो सामाजिक परिवर्तन के लिए वो उस पर तरह तरह के पोस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं, उन्हें समर्थन अपना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करती हैं। तो इनका काम ये रहेगा वेब वंडर वुमेन का, कि सोशल मीडिया से उन महिलाओं को छांटेंगे और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और वो कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी, सुप्रिया केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा 2018 पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ
फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको किया गया? ऑप्शन सी, तुम्हारी सुलु। आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी मूवी, तो आप बता देते हैं इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कहाँ पर हुआ था आईफा 2018। तो ये हुआ था आपका बैंकॉक में, बैंकॉक में हुआ था। और ये किस देश में है? थाईलैंड में है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2018 की विजेता कौन है? तो ये कौन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है ऑप्शन सी, अनुकृति वास। और ये इस बार कहाँ पर हुआ था आयोजन, इसका किस स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए एमडी के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है? ये हैं आपके ऑप्शन बी, बीपी शर्मा की अध्यक्षता में। ठीक है, बीपी शर्मा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगस्त 2018 में पैसिफिक एंडेवर 2018 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका ऑप्शन बी, नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका ऑप्शन सी, जालंधर में। और जालंधर में कहाँ पे? एलपीयू यूनिवर्सिटी। आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको पता ही होगा फुल फॉर्म, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर है। और जालंधर कहाँ पे आपका पड़ता है? ये पड़ता है आपका पंजाब में। ठीक है, पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन सी, रघुराम जी राजन, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, अगस्त 2018 में एक जनपद एक उत्पाद, ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, ये और इम्पोर्टेंट है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था, राष्ट्रपति जी ने किया था। वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का ये वीडियो था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं। इसके पहले मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड 40+ वीडियो हम पहले ही ला चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। हमारे ब्लैक बोर्ड UP SSC के नाम से उसे सर्च करिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम आपको तरह तरह की PDFs प्रोवाइड कराते हैं। आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन PDFs प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।